अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपके सवालात का जवाब देना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने पोस्ट रखी थी कि अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे करें ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दे सकूं। कोशिश तो मेरी यही होगी कि आपको मुतमिन करूं, लेकिन सवालात ऐसे होते हैं कुछ का मैं जवाब दे नहीं पाता और कुछ सवालात जो हैं वो मेरे दायरा इख्तियारात में हैं, तो मैं उस पर अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ। दूसरा, जब मैं लाइव आ रहा होता हूँ तो उस वक्त इतने मैसेजेस आगे पीछे चल रहे होते हैं कि कुछ जवाब न देने की वजह से दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। तो अगेन आज भी शायद कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि 200 से ज़ायद मैसेजेस थे और उसमें मैंने जो है कुछ शार्ट लिस्ट किए हैं सवालात के जवाबात, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। पहले तो सवाल करने वाले का नाम और फिर उसका जो मेरे पास जवाब है वो। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। मुक़द्दस वटू साहब का सवाल है। उन्होंने लिखा है कि मेरी पाकिस्तान में एक अच्छी खासी जो है ना वो ज़िंदगी है, घर है, गाड़ी है, अच्छा खाना पीना है, सब है, मगर बच्चों की वजह से थोड़ा टेंस हूँ और मुल्क के हालात भी ठीक नहीं हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अमेरिका जाऊं या न जाऊं। एक तरफ फ्यूचर है, पैसा है और एक तरफ अपना मुल्क है और रिश्ते हैं। कोई नाराज़ होगा, कोई खुश होगा। मैं पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता, मगर पैसे के बगैर पाकिस्तान में कोई किसी का नहीं है। अजब कन्फ्यूजन है, मिडिल क्लास से हूँ, न इधर का हूँ न उधर का हूँ। अब उन्होंने पूरा सवाल का जवाब अपना जो उनको करना था उन्होंने खुद ही दे दिया। मैं उस पर अपनी राय क्या दूँ। मुक़द्दस साहब, आप खुद सोचें कि आपके लिए बेहतर क्या है। मसला ये है कि आप कह रहे हैं मैं अमेरिका जाऊं न जाऊं। अब मुझे पता नहीं आपके पास वीज़ा है या नहीं है, लेकिन यहाँ वीज़े के बगैर आपकी ख्वाहिश अधूरी है और वीज़ा अमेरिका का इस तरह से मिलता नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं कि बस मुझे पैसों पे मिल जाएगा और मैं वीज़ा लेके चला जाऊँगा। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पहले तो वीज़ा इस तरह की नीयत पे मिलता नहीं है। अच्छी नीयत है, बहुत ज़बरदस्त है। हिजरत अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के खातिर करनी पड़े तो बिल्कुल करें। और फिर वही सवाल कि वीज़ा आपके पास पता नहीं है नहीं है, तो इसका मुझे नहीं है। बाकी तो आपने पूरा खुद ही खुलासा कर लिया है, इस पे मैं मज़ीद क्या बता दूं। अच्छा, कुछ सवालात बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इनके बारे में मैं आखिर में कोशिश करके जवाब दूंगा क्योंकि मुझे खुद भी उस पर हंसी भी आ रही है और बिल्कुल जवाब देने भी चाहिए। उन दोस्तों का भी शुक्रिया। एक सवाल है कि कौन सी स्टेट जो है ना वो देसी लोगों के लिए बेहतर है। अब देसी भी देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी अपनी अपनी प्रायोरिटी हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये किसके बारे में सवाल है, लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में है तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि देखें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं टेक्सास में हैं, ह्यूस्टन में हैं, डैलस में हैं। लेकिन पसंद की बात है कि हर किसी की अपनी चॉइस है। अब आपको बड़ा शहर चाहिए या फिर छोटा शहर चाहिए, अब ये डिपेंड करता है। और फिर सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि आपके पास जहाँ ज़्यादा इनकम हो वहाँ रहना चाहिए। तो लोग जो हैं बिल्कुल ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ कोई बंदा न बंदे की ज़ात, अकेला पाकिस्तानी, अकेला इंडियन ज़रूर मिलता है। तो इस तरह की स्टेट्स भी हैं जहाँ पैसा है तो वहाँ लोग हिजरत करके जाते हैं। मगर अगर आप जैसे इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से थोड़ा कंसर्न है या फिर आपको मस्जिदें ज़्यादा चाहिए, देसी लोग हर जगह नज़र आने चाहिए, तो टेक्सास शुगरलैंड में नज़र आते हैं। बाकी इसके साथ न्यूयॉर्क में भी बहुत हैं और शिकागो में भी हैं। और बाकी आप पूछेंगे किसी से तो आपको वो भी बता देगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्टेट्स हैं यहाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा देसी हैं। एक दोस्त हैं साजिर शेख, ये नेपाल से, उन्होंने कहा कि आप कैसे अमेरिका गए और आपकी जॉब क्या है। देखिए, अमेरिका में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले क्लियरली बोला था कि आपके पास वीज़ा है तो आप अमेरिका जा सकती हो। ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि कोई बंदा सिफारिश पे जाएगा या पैसों पे वीज़ा लेगा या फिर भाग के जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा सख्त कंट्री है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो बहुत सख्त हैं और इसका जो वीज़ा है ना वो आपको आपकी मेरिट पे मिलता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा है कि मैं क्या कहूँ। और मुझे जब वीज़ा मिला था 2017 में पहली दफ़ा मिला था, तो मैं 2017 में ही अमेरिका आया था, 18 में आया था और 19 में कोविड आया था। तो उससे पहले हम जो है वो थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर गए थे। उसके बाद फिर मैं 21 में आया और 22 में मैं 2 दफ़ा आया। तो मैं 5 साल का वीज़ा मेरे पास था और 5 साल का वीज़ा बाद में भी मिला। तो आपके पास बहुत टाइम होता है जब वीज़ा मिलता है। तो ये बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि वीज़ा कोई
आप कोई शॉर्टकट लगा के जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसके बाद इस कंट्री में आपकी मर्ज़ी है, आप लीगल तरीके से, कई तरीके हैं जो रह सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सुहेल शाह नामी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि अमेरिका में बच्चों की तरबियत के हवाले से आप क्या सोचते हैं और सुकून के बारे में क्या ख़्याल है। देखें, सुकून तो बिल्कुल जब आप जाते हो अपना मुल्क छोड़ के तो आपका सुकून उस वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जो ज़हनी सुकून है ना, वो आपको दूसरे मुल्कों में महसूस होता है। इसलिए पूरी दुनिया यहाँ घूमने आती है, पूरी दुनिया विज़िट करने आती है। आप न्यूयॉर्क में देखेंगे तो कोई 8 करोड़ के करीब सालाना लोग वहाँ आते रहे हैं। तो कोविड के बाद हालात चेंज हुए हैं। सुकून ना हो तो इन ममालिक में लोग घूमने ना आएँ, और लोग बिल्कुल क्या कहेंगे कि बेचैन होते हैं कि अमेरिका का वीज़ा मिले तो हम जाएँ और घूमें। तो अमेरिका ऐसी कंट्री है, वहाँ मसाइल अंदर भी बहुत होते हैं, क्राइम भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इस मुल्क को कहते हैं। इसलिए यहाँ लोग धड़ा आते हैं। इसके लिए आप थोड़ा स्टडी करेंगे, पता चलेगा कि ये मुल्क क्यों अच्छा है। और पूरी दुनिया में आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जो अमेरिका है। और मैं तो कहूँगा कि अमेरिका में ज़ाहिर है जब आप इंटर होते हो तो आपको जो टेंशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद जो है ना, बाहर आने की होती है। उसके बाद कोई ऐसी ख़ास टेंशन नहीं होती। ये बात का ख्याल करें, कवानीन का एहतराम करें, और जिस कंट्री में भी जाएं उस कंट्री के कवानीन का एहतराम लाजिम है। और पहला सवाल ये कि बच्चों की तरबियत तो देखें, हर इंसान या हर माँ बाप का अपना एक क्या कहेंगे कि एक उसूल है, या उनकी अपनी तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह से देखना चाहते हैं, तरबियत करना चाहते हैं। एक्चुअली किसी मुल्क का कोई कल्चर ख़राब नहीं होता, हर किसी का अपना कल्चर है, इनका अपना कल्चर है, इनकी हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन हम बाहर से यहाँ आए हैं तो हमें अपने चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। ज़बान है, कल्चर है, ये हमारा बुरा नहीं है, इनका भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों को संभालना बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या हमारी औलाद अपने वालिदैन को जो है सपोर्ट करती है, वो बड़े होके चले नहीं जाते। तो यहाँ ये कल्चर है कि आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म है, बच्चा आज़ाद है, बच्ची भी आज़ाद है। हम ये चाहते हैं, स्पेशली मेरी अगर आप बात करेंगे, देखें मैं ये चाहूँगा कि 18 साल के बाद तो वैसे भी इस्लाम भी इजाज़त देता है कि बच्चे आज़ाद हों, लेकिन हम अपने इक़्तिदार को, अपनी ट्रेडिशन को न भूलें। तो ये आपके ऊपर है। यहाँ बहुत सारे इस्लामिक स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं, मसाजिद भी हैं। आप बच्चों को अगर थोड़ी सी दीनी तालीम देंगे तो वो बच्चे उसको भी साथ लेके चल सकते हैं। ये बड़ा चैलेंज है। आज मैं बड़ी बात करूं, कल कुछ और हो जाए, अल्लाह न करे ऐसी बात। लेकिन बहुत सारे वालिदैन ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चों को माशाल्लाह उनकी अच्छी तरबियत की है, और आज उनके बच्चे उनकी बुढ़ापे में खिदमत कर रहे हैं। और कई जगहों पे ऐसा हुआ है, या कई वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जहाँ जो माँ बाप जिन बच्चों के लिए आए थे वो बच्चे अब उनके हाथ में नहीं हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन माँ बाप में से अगर माँ ज़्यादा कुर्बानी देती है बच्चियों पे और बच्चों पे, और बाप कमाता है, तो मेरे ख़्याल में माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की तरबियत करने में। काशिफ हुसैन हैं लाड़काना से, ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्या फ़ीलिंग है जब आप शाहिद अनवर से मिले। अब देखें, शाहिद अनवर भी मेरी तरह इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, और मेरा एक अपना स्टाइल है इंटरव्यूज़ करने का या मिलने का। और मैं जो लोग समझते हैं यार इसको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, सादा है, तो मेरा एक उसूल है कि मैं अनजान बन के किसी चीज़ का जब सवाल करता हूँ तो मुझे उसकी रेस्पॉन्स, जो उसका रेस्पॉन्स है ना, वो बड़ा अच्छा मिलता है। और अगर मैं बोलूँ मुझे हर चीज़ की मालूमात है, ये भी मुझे पता है, वो भी पता है, तो फिर मेरे ख़्याल में बात नहीं बनती। तो जब आप किसी जगह पे जाएं तो आप सीखने जाएं, या किसी से पूछें। मुझे तो पता है गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, बटन कैसे होगा, लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं यार ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, तो वो आपको थोड़ा डिटेल में बता देगा। तो हमेशा जो सवाल करने वाला है ना, उसको अनजान रहना चाहिए। मालूमात वही पूछे जो उसको पूछनी है। लेकिन आप अगर बोलेंगे मुझे तो जहाज़ उड़ाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आती है, मुझे ये भी पता है, पंखा कैसे चलता है, एसी क्या है, ये सिस्टम क्या है, तो फिर फ़ायदा क्या किसी और के घर जाने का। तो आपको उनसे पूछना है, तो आप अनजान बने ताकि वो आपको मालूमात दें। तो शाहिद अनवर के साथ फीलिंग अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद रब्ता किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि एक नौजवान बंदा है, एक बिज़नेस कर रहा है, या एक यूट्यूब पे भी बड़े सब्सक्राइबर हैं उनके,
तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें उसके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं शाहिद अनवर के, किसी के इतने व्यूज़ नहीं आए जितने मेरे इंटरव्यूज़ पे आए। तो अगर ऐसी बात होती तो हर इंटरव्यू उनका हिट जाता। तो ये मेरा भी इसमें काम था कि मैंने उस स्टाइल से इंटरव्यू किया जिस स्टाइल से करना चाहिए था, और फर्स्ट टाइम उनका एक जो साइड है ना उनकी, वो सामने में ले आया। इससे पहले कोई नहीं लेके आया था भाई, पॉडकास्ट करके आते थे, मिल के आते थे, लेकिन ये मेरा एक तरीका है। अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो मेरे ख्याल में शाहिद अनवर का इंटरव्यू इतना हिट नहीं जाता। तो उनका तो एक शुक्रिया मैं अदा करता रहता हूँ हमेशा कि भाई आपने मुझे खुद रब्ता किया। इस बात पे मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और फिर मैंने भी उनको बाद में रेस्पॉन्स दिया। लेकिन देखें, इंटरव्यू तो मैंने ही किया है ना, अगर ये कल कोई और करता तो उसका भी आप देख लेते। तो मैं अपने हिसाब से व्लॉग बनाता हूँ, अपने तरीके से बनाता हूँ, और मेरा अपना स्टाइल है। किसी को पसंद आए, किसी को नहीं आए। तो शाहिद अनवर से फीलिंग यही थी जैसे एक आम इंसान से होती है, लेकिन उन्होंने जो मेज़बानी की और मेहमान नवाजी की, उसका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। एक और दिलचस्प सवाल है भाई का। अब फजल रहमान साहब हैं, वो पूछें किस रास्ते से अमेरिका गए। तो मेरे ख्याल में मैं इसका सवाल का जवाब दे के आया हूँ। अमेरिका का रास्ता एक ही है, वीज़ा लो, जहाज़ में चढ़ो, आओ, और अगर आपको आने दें ना आने दें। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ और मैं इसी तरीके से आया हूँ। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। एक हैं फहद साहब, उनका सवाल है कि अमेरिका में सबसे फेवरेट प्लेस आपकी कौन सी है। तो मेरी तो सबसे फेवरेट जगह जो है ना, जो घूमने की, वो है टाइम्स स्क्वायर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों का एक जमे गफ़ीर होता है, चहल पहल होती है, और मेरा ख्वाब है कि अगर मेरे को ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं रहूँगा वहीं, मतलब रोज़ाना लोगों की भीड़ देखता रहूँ। और दूसरा अपना वतन है, और अपनी सिंध जो हमारी है, सरज़मीन सिंध। और लेकिन जो घूमने के हिसाब से अमेरिका की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो है। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है, अता पता नहीं है, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन एक सवाल है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में वीडियोस बनाएं। अब देखें, मैं ट्रैवल व्लॉग पे मेरा चैनल है, और उसके साथ मैंने अब उसको डेली लाइफ में कन्वर्ट थोड़ा सा किया है, क्योंकि यहाँ अमेरिका में डेली आपका सफ़र हो नहीं पाता, डेली आप ट्रैवल कर नहीं सकते। और मैं वाहिद शायद बंदा हूँ जिसने थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। न्यूयॉर्क से लेकर और अलास्का के आखिरी कोने तक शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो अमेरिका में आया हो, रुका हो, और उसने इतना ट्रैवल किया हो। कभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, कभी वर्जीनिया में हूँ, कभी मैरीलैंड में हूँ, कभी नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। तो मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है, और 2 अटैम्प्ट किए हैं मैंने बाय रोड जाने के न्यूयॉर्क तक, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि गाड़ी की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मौका दिया तो यहाँ से ह्यूस्टन से लेकर न्यूयॉर्क या नायगरा फॉल तक भी मैं जाऊँगा। तो भाई मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया है, ख़र्चा बहुत कर दिया है। इसके साथ फिर दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं घर की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो है आपको डेली व्लॉग के ज़रिए एंटरटेन करूँ। आप दूसरे लोगों के भी व्लॉग देखें तो उनमें कोई भाई सोना चांदी जवाहर हीरे नहीं होते, वो भी आपको पता नहीं क्या क्या दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। मेरे को उनसे जेलसी नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम उन जितने व्यूज़ नहीं तो अच्छे व्यूज़ आने चाहिए। अब मेरे पास ड्रामाटाइज़ करने का कोई है नहीं, ओह आज ये हो गया, आज तो मेरा ये तबाह हो गया, आज मैं यूँ कर रहा हूँ, इस तरह का मेरा कोई टॉपिक नहीं है। वरना मैं भी मेरे वीडियोस भी रैंक करना शुरू हो जाएंगे अगर मैं रोज़ाना अगर एक प्री प्लान करके बनाऊँ। आज मैंने ये खोल दिया, आज मैंने ये बाय कर दिया, आज मैंने बीवी से लड़ाई कर दी, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहता, मैं नेचुरल आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उसमें वैरायटी होनी चाहिए। मैंने कोशिश की विलेज लाइफ दिखाऊँ, मैंने कोशिश की यहाँ के रोज़ के मसले दिखाऊँ, रोज़ उठना बैठना दिखाऊँ। रोज़ हंसी खुशी नहीं होती, कभी आपके ज़िंदगी में गम होता है, कभी खुशी होती है, कभी इंसिडेंट होते हैं, कभी कुछ होता है। तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो रियल व्लॉगिंग में होनी चाहिए। और मैं अपनी फैमिली को भी यूज़ नहीं करना चाहता। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरी बच्ची है। और इसके साथ बहुत सारे लोग कहते हैं सवाल अच्छे नहीं हैं, किस तरह के सवाल करते हो। तो भाई मैं उनको दावत देता हूँ कि आप अपना चैनल खोल के अपनी मर्ज़ी के सवाल करें, मेरी तरफ से तो ऐसा ही चलता रहेगा। एक दोस्त हैं अली, उन्होंने सवाल पूछा है कि अमेरिका मूव होने की आपकी सबसे बड़ी वजह या आपकी जो है ना एक रीज़न क्या थी। तो रीज़न कोई नहीं थी, अमेरिका मुझे बहुत पसंद है। जब मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला था 2017 में, तब मैंने अमेरिका को जिस तरह से देखा था,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थाईलैंड में जाता था, महीना महीना रुकता था, मुझे फुकेट और बैंकॉक पताया बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब मैं अमेरिका आया तो मुझे अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा आगे भी लगा। और उसके साथ देखें, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो हर नए आने वाले को अपने सीने से लगाए। और अमेरिका वो मुल्क है जहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं वो अमेरिकन बन जाते हैं। बाकी किसी की बदकिस्मती हो और कोई और प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका आपको अपना बनाता है। तो ऐसी ऐसी कंट्री में जब मैं आया था और यहाँ का मैंने जब सिस्टम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा मूव होने का कोई इरादा नहीं था, और अब भी मेरा इरादा नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मैं आया था 2 महीने के लिए, और उसके बाद फिर जब मुल्क के हालात, इकोनॉमी इधर उधर होना शुरू हुई, फिर दूसरे मसाइल भी आ गए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात जब बेहतर होंगे तो वापस वहीं चले जाएंगे। और मुझे एक बात याद आती है टैक्सी ड्राइवर की, जो मुझे थाईलैंड में मिला था। उसने कहा था कि किसी ज़माने में हम कमाने सऊदीया जाते थे, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि हम वही पैसे जो सऊदी में कमाते थे वो अब हम थाईलैंड में कमाते हैं, तो इसलिए वापस आ गए। अब मसला ये है कि लोग अपना नाम लिखते नहीं हैं, सवाल तो कर लेते हैं। एक दोस्त कह रहे हैं आपको अपना बचपन और गांव याद नहीं आता, तो बिल्कुल याद आता है, लेकिन उस गांव में बचा ही कुछ नहीं है। इतनी ज़ाती लोगों की दुश्मनियां हैं। मैं तो समझे कि 97 या 98 में मैंने जो है ना वो अपना जो गाँव था वो छोड़ दिया था। मैं बहुत छोटा था, और उसके बाद बाकी स्ट्रगल मैंने बाहर ही की, और मैं वहाँ वापस नहीं गया। लेकिन मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, मैं वालदा की कब्र पे जाता रहता हूँ। और मेरी एक खामी कहें या खूबी कहें कि जब भी मैं नई गाड़ी लेता था तो मैं सीधा पहाड़ों में चला जाता था अपनी वालदा के कब्रस्तान पर, और वहाँ जाके और वालदेन की कब्र पे जाके फातह ख्वानी करके फिर मैं बाकी काम करता था। तो ऑल द वे कराची से काछो, जो बिल्कुल आप काछो जब सर्च करेंगे ना तो बहुत दूर मिलेगा, वहाँ हमारी वालदा और वालिद साहब दफन है। तो मैं उनके पास जाता रहता हूँ, उनको मैं हमेशा याद करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, और जब मैं स्ट्रगल में था तो उस वक्त वालदा जो है वो कैंसर में थी। बहरहाल मेरे से जितना हुआ मैंने उनकी जो भी कहें थोड़ी बहुत वो कोशिश की। लेकिन जब अल्लाह ने एक जगह पे हमें पहुंचाया तो मैं उनको मिस तो ज़रूर करता हूं, मेरी बेटी भी मिस करती है, लेकिन क्या करें, जिन चलना तो सबको है। तो वक्त वक्त की ये बात है। 97 में मेरे ख्याल में वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तब तो हम बहुत छोटे थे, और वालदा की 2010 में हुई। तो याद आते रहते हैं, गांव भी याद आता है, गांव के लोग याद आते हैं। और इवन मेरे जहन में अब तक वो गांव का नक्शा मेरे जहन में है जिस गांव को मैंने देखा था। अब तो वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं उस गांव को एक नए सिरे से बनाऊँ, एक मॉडल विलेज बनाऊं उसको, और हर बंदे को, हर फैमिली को वहाँ जिनके घर तबाह हो गए सैलाबों में, उनको घर भी बना के दूं, और ऐसा खूबसूरत गांव बनाऊं जहाँ दुनिया से लोग आके विज़िट करें और उस मिसाल दें कि ये गांव है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे। और मैं सिर्फ वो नहीं, अगर मुझे अल्लाह ने और हिम्मत दी तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जहाँ जहाँ भी समझूंगा कि यहाँ गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो वहाँ मैं ज़रूर मदद करूँगा, उनके घर बना के देने की कोशिश करूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि खूबसूरत गांव बनाऊं जिसमें लोग जाकर बसने के लिए तैयार हों। क्यों कि अमेरिका में आप देखें लोग गांव में भी रह रहे हैं, कई गांव ख़त्म भी हुए हैं, लेकिन गांव इसलिए आबाद हैं कि वहाँ आपको हर सहूलत मिल रही है, वहाँ आपको रोज़गार भी मिल रहा है, वहाँ आपको घर भी मिल रहे हैं, बिजली भी मिल रही है, गैस भी मिल रही है, गवर्नमेंट भी है। हमने क्या किया है कि अपने गाँव को तबाह कर दिया, एग्रीकल्चर तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई, और वो पूरा बर्डन शहरों पर आके पड़ा है। एक भाई है सऊदी से पूछ रहा है कि ट्रकिंग का एक्सपीरियंस 2 साल का है तो क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ। मैं भाई यही बता रहा हूँ, पत्थर से सर टकरा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास चाहे 40 साल का तजुर्बा हो, आप सिर्फ वीज़ा के ज़रिए ही आ सकते हैं। तो आपको अगर वीज़ा है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इसके बारे में मज़ीद क्या बताऊँ। पहले तो जो चीज़ आपके दरवाज़ा खोलने की, जो एक लॉक खोलने का जो है चाबी है, उसकी तो बात करें तो फिर आगे बात होगी। आपको एक्सपीरियंस पे सिर्फ ये चीज़ें नहीं मिलती। भाईजान नामी एक दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि
कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है उस पर जो है ना व्लॉग बनाए। तो मैं कई दफ़ा अपने व्लॉग बना चुका हूँ उस पर, और अब डिटेल में मैं बताऊँगे टमाटर इतने के हैं, आलू इतने के हैं, प्याज इतनी है, तो नहीं एवरेज मैं बता सकता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में तो ये भी बताया था कि 1950 में शायद कितना रेंट था, कितनी थी और अब क्या है। तो इस तरह से वीडियोस में बनाता रहता हूँ, ग्रोसरी के हवाले से, ख़र्चे के हवाले से, सारी चीज़ें। तो अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ आप कोई काम पैसे के बगैर कर नहीं सकते। तो मैंने वो सारी चीज़ें पहले भी बनाई हैं, अब भी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर बनाऊँगा और आपकी फरमाइश पर ये काम करूँगा। एक और दोस्त पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई टिप दें कि कामयाब यूट्यूबर बन जाएं। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 1000 सब्सक्राइबर से, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,72,000 के करीब हैं। बीच में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट आई, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आए, लेकिन वो किसी एक वीडियो की वजह से या कुछ और वीडियोस की वजह से आए। जब से मैंने डेली व्लॉगिंग की है तो कम हो गए। तो यूट्यूब ऐसे समझें कि जो आदत आप अपने बच्चों में डालते हैं, वही आदत एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर को, वीडियो देखने वाले को होती है। अब आप जितनी वैरायटीज़ उसमें डालते जाएंगे वो बिखरता जाएगा, बिखरता जाएगा। तो सक्सेसफुल होना है तो स्लोली ये सारा जो है ना आपको काम करना पड़ेगा। यूट्यूब की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, इतनी तेज़ी में यहाँ छलांगे नहीं लगती जिस तरह से टिकटॉक पे है या शॉर्ट, जिसका नाम ही इसलिए शॉर्ट रखा है, वो है ही शॉर्ट। तो भाई यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस पे ही काम करें, अच्छी वीडियोस बनाएं, लेकिन ये कोशिश करें कि आप उसको कंटिन्यू करें। जब आप खुद, आपकी तबीयत एक जगह पे होगी तो मेरे ख्याल में फिर सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। जब आप रोज़ाना कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, कभी तीसरी चीज़, तो इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं खुद इसको भुगत रहा हूँ। मैं जिस तरह से अपने चैनल को देखना चाहता हूँ, मैंने अभी तक, रियली बात यह है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, आप दोस्तों का अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितना होना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियोस जो हैं इतनी, जो अभी मैंने टर्न लिया है इसकी वजह से नहीं चल रही। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं, सब्जेक्ट, टॉपिक, सारी चीज़ें देखूं, लेकिन आप जब लोग मुझे देखेंगे ना तो फिर मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा वो चलेगी। अगर मैं आज सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढता फिरूंगा तो आप मुझे नहीं देख रहे, आप सक्सेस स्टोरीज़ को देख रहे हैं। लेकिन जब आप मुझे देखना शुरू करेंगे, एक चैनल को देखना शुरू करेंगे, तब सक्सेस स्टोरीज़ भी डाली जाएंगी, तब ट्रैवल भी डाला जाएगा, तब खाना पकाना भी डाला जाएगा, तो सब चलेगा। तो इसलिए अपना चैनल जब बनाएं तो अपने साथ लेके चलें उसको, और वो चीज़ बनाएं जो आपको लोग देखना शुरू करें, आपको पसंद करना शुरू करेंगे, तब आपकी हर चीज़ चलेगी। अगर आपने टॉपिक के पीछे भागे तो टॉपिक चलेंगे, आप नहीं चलेंगे। तो सक्सेसफुल होना है तो आप अपने आप को दिखाएं विथ टॉपिक, विथ कंटेंट, और बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, जो मैं नहीं बना पा रहा। लेकिन उसके बावजूद मेरी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप जैसे दोस्त हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों की वजह से ही इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे कामयाब बनाएंगे। एक दोस्त ने सवाल किया कि आजकल आप बहुत मायूस लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मायूसी आती रहती है। कभी आप अपने मुल्क को याद करते हो, कभी आप अपने गांव को याद करते हो, कभी अपने घर को याद करते हो, दोस्तों को याद करते हो। तो इस तरह की सूरत हाल होती रहती है, मूड इधर उधर होते रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है मायूसी है, बिल्कुल परेशानी होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। देखें, आप किसी और मुल्क जाते हो ना तो सब छोड़ छाड़ के जाते हो, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जिस तरह से एक बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाती है और उसको पता नहीं होता कि आगे क्या हालात होने हैं, तो उम्मीद पे ही जाती है। और अच्छा एक रिश्ता मिल जाता है तो अच्छी लाइफ होती है, अगर गंदा मिल जाए तो गंदी लाइफ हो जाती है। तो इस तरह से जब आप अपना वतन छोड़ते हैं तो आपको ये होता है कि अच्छा हो। और इस मुल्क के अंदर भी जो आपको नुकसान देने वाले लोग होते हैं आपके अपने होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता। और यहाँ हर मुल्क की कहानी अपनी है, लेकिन मैं यहाँ की बात करूँगा। तो मायूसी कभी कभी होती है, लेकिन सच ऐसी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि यहाँ हर बंदे का एक ही गोल है कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिले, लीगल हो जाऊँ, ताकि मैं आना जाना कर सकूँ, घूमूँ फिरूँ आज़ादी के साथ। बस उस चीज़ का ही सबको टेंशन होता है। कुछ लोग तो 10-10 साल, 20-20 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग तो जल्दी हो जाते हैं। तो मायूसी कभी कभी होती है, लेकिन इस तरह की नहीं होती कि मैं बस बिल्कुल ख़त्म, नहीं। हमेशा
लड़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं और अल्लाह ताला और भी खैर करेगा, आगे चलते जाएंगे। एक सब्सक्राइबर दोस्त हैं खानज़ादा, उन्होंने सवाल किया कि आपसे ट्रैफिक वाले ने बदतमीज़ी की थी तो क्या आपने कोई एक्शन लिया? भाई मैं आईजी तो हूँ नहीं, पुलिस में मैं हूँ नहीं, तो मैंने क्या एक्शन लेना था? हमने जो उसको एक्सपोज करना था वो कर लिया था। उसने मेरे से माफ़ी वहीं मांग ली थी, माजरत कर ली थी, लेकिन मैं तो उसके साथ थाने पे चला गया था कि चलो एफआईआर काटो, कोई मसला नहीं है, ये बदमाशी है। क्योंकि नंबर प्लेट का गाड़ी पे फिक्स होना कोई इतना लाजमी नहीं होता कि 24 घंटे में आपको गाड़ी मिली और अगर नंबर नहीं मिला तो आप घर से नंबर लगा के निकलो। आपके पास कागजात हैं, रजिस्टर्ड हो गई है। तो सिंध के अंदर तो यही है कि जो आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट है वो आती 6 से 7 महीने के बाद है। कुछ लोगों को तो 2-2 साल में भी नंबर प्लेट्स नहीं मिलती। तो जब बाहर से एक नंबर प्लेट बनवानी है और जब बाहर से ही नंबर प्लेट बनवानी है तो उसके बारे में आपका क्या कानून है, क्यों आप उसके लिए परेशान हो रहे हो? सेकंड ये कि कौन से स्कैनर लगे हुए हैं जिसमें नंबर नहीं आया तो बड़ा मसला हो गया। तो जहाँ से नंबर प्लेट्स बन रही हैं वहीं मैं जा रहा था और उसने खामखा पागलपन का मुजाहरा किया तो उसको मैंने एक्सपोज किया और मेरा मकसद ये था। और बाकी एक्शन क्या लेना है, एक्शन तो लोग खुद लेते हैं। उनको मैंने बताना था कि भाई ये धंधे कर रहे हैं और उनको टारगेट मिला हुआ है कि 1 अरब रुपए से ज़ायद के चालान काटने हैं, लेकिन उसने कोई चालान नहीं काटा था। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत हो गई थी। फातिमा क्वीन का सवाल है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या करूं? तो मैं फातिमा को इतना ही कहूँगा कि काम करते रहें, अपने कंटेंट को खुद देखें। अगर आपको वो मज़ा देता है, आप समझते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो मुझे खुद भी अच्छी लगती है, आपकी फैमिली मेम्बरान को कोई अच्छी लगती है, तो फिर ज़रूर समझें कि आपका चैनल ग्रो करेगा। जैसे कि कई वीडियोस मुझे खुद अच्छी नहीं लगती, मैं खुद देखता हूँ तो स्किप करता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस को भी देखा करें, एज अ व्यूअर्स आप देखें, उसको वॉच करें ताकि आपको अंदाज़ा हो। बाकी ये कहना मैंने बड़ी मेहनत की नहीं हो रहा, तो मेहनत ये नहीं होती कि इधर की वीडियो डाली, उधर की वीडियो ले ली, उधर से क्लिप लगा लिया, ऐसा नहीं होता। खुद बनाएं, खुद चलाएं और आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल में चैनल ग्रो करेगा। इतने सारे सवालात का जवाब दे चुका हूं और मेरे दिल की बात यह है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप दोस्त सपोर्ट करें तो हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो बेघर हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं, उनको हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का भी ज़माना है, कब तक चलता है कब तक नहीं चलता, बस अल्लाह ताला रहम करेगा। जब तक चल रहा है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और दूसरों को दें। अब मुझे लोग कहते हैं आप मेरा लिंक शेयर कर दें, मुझे यूँ करें। अब देखें, मैं अगर ट्रैवल पे बना रहा हूँ और कोई कुकिंग पे मुझे चैनल बना रहा है तो मेरे ट्रैवल वाले उसको कुकिंग वाले को नहीं देखेंगे। और इवन इसी तरह से जो लोग सक्सेस स्टोरीज़ देख रहे थे और अब वो डेली व्लॉग नहीं देखते, तो ये एक डिफरेंट जो है ना, एक क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके व्यूज़ में और आपके व्यूअर्स में। तो आप मेहरबानी करके ऐसा न सोचें। आप उसी टॉपिक पे चैनल जो है ना ग्रो करवा सकते हैं जिस टॉपिक पे दूसरे का चैनल हो। अब आप बना रहे हैं इमिग्रेशन पे और दूसरा बना रहा है ट्रैवल पे, ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट करें सबसे ज़्यादा, और स्पेशली वीडियोस को जितना ज़्यादा देखेंगे तो उतना मुझे भी फ़ायदा होगा, चैनल भी ग्रो होगा और एक दिन हम इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अब मैं खुद इस वक्त स्ट्रगल के मरहले में हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प नहीं कर सकता, जिस पर मुझे अफसोस भी होता है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जहाँ भी हो, जितनी मेरे से होगी फ्यूचर में मैं मदद करूँगा। और अगेन मैं आप सबको बताऊँ कि मेरी जो पहली यूट्यूब की इनकम थी वो मैंने सैलाब ज़दगान में दे दी थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने सैलाब के 1-2 फैमिलीज़ थी जिनको दी थी। तो मेरी तो यही कोशिश है कि अल्लाह ने जब मौका दिया और आप लोगों ने मुझे जब एक कामयाबी की सीढ़ियों पर टेक ऑफ करवा दिया या चढ़ा दिया, तो फिर हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। बाकी उन दोस्तों को मैं जवाब नहीं दे पाया जिनके नाम नहीं थे, जिनके चैनल्स जो है फ़र्ज़ी थे, या फिर उन्होंने ऐसे ही बस सवाल कर दिया, तो मैं उनको आज जवाब नहीं दे पाया, तो उनसे माजरत। और नेक्स्ट सेशन ज़रूर होगा, उसमें पूरे सवालात के जवाब दूंगा। और अब मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ वीडियोज़ रखने की। अब मैं पाकिस्तान के हिसाब से दोपहर में वीडियो अपलोड करूँगा, भले आप शाम में देखिएगा। और इंडिया में भी इसी तरीके से, बांग्लादेश में टाइम का थोड़ा फ़र्क आएगा। जो मैं अभी शाम में वीडियोज़ रखता था वो अब मैं चेंज करके दोपहर में रखूँगा, ताकि बहुत टाइम आप लोग उसको देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन सजेशन दें मेहरबानी करके और पॉजिटिव होएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ना चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।